जी आया नू खैर आगले भली करे आया। ये एक बड़ा अहम दिन है 18 अक्टूबर। सोनिया आज तो आप मंडे को मिठाई लेकर आइएगा, गुलाब जामुन ले आएगा पाकिस्तान जीत जाए, और अगर नहीं जीत पाए तो रेवड़ियाँ ले आइएगा और बांट दीजिएगा अपने अपनों में। बहुत वीजा की प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान के अंदर, सो दीज आर द चैलेंजेस दैट अदर पीपल हैव टू फेस इन पाकिस्तान। इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक सी ब्लाइंडनेस का इम्पैक्ट आता है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। जी आया नू खैर आगले भली करे आया। वर्षत के और दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में वी आर गोइंग टू, हम अभी से आपको डिस्क्लेमर दे दें, वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट क्रिकेट। लेकिन आज इतनी ज़्यादा क्रिकेट है कि हम एतराज़ से जो है उठा रहे हैं आज का ये प्रोग्राम। और वो एतराज़ ये था कि एक बॉलर था और उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात थे, और फिर उसने ये किया कि वो वापस आया और उसके बाद उसने परफॉर्म किया और सबको खामोश कर दिया। बार बार इनको ड्रॉप किया गया। खासतौर पे भी कहा गया कि क्योंकि हम नौजवान प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हम साजिद खान को मौका देना चाहते हैं। फिर जो इनको मौका मिला तो उन्होंने ये किया कि अब तक के टेस्ट मैच में ये 8 विकेटें ले चुके हैं, जिसमें पहली इनिंग्स में 7 विकेटें हैं, और होपफुली आज के मैच में भी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये तो थे साजिद खान। लेकिन आज के मैच में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई है। वो क्या है? और वो बात ये हुई है कि पहले हम चाह रहे हैं कि आप इसकी फुटेज चलाएं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसमें जो चुटकुलेबाजियाँ होती हैं ना, वही बड़ी मशहूर हैं, चुटकुलेबाजियाँ। तो ये वीडियो है, पहले आपको इसको दिखाते हैं। बल्कि देखिए, देखने से ज़्यादा आपने इस पर सुनने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सो प्लीज़ प्ले दैट। ये जो हुआ है ये हुआ है कि पहली इनिंग्स में सलमान अली आगा जो हैं उनके साथ बैटिंग कर रहे थे। दूसरी इनिंग्स में सलमान अली आगा के साथ बैटिंग कर रहे थे टेलेंटर नोमान अली ने एक शॉट खेला, और उसके बाद चाचा का तो बहुत ज़्यादा चर्चा होता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, आपको पता है कि चाचा कौन है। लेकिन कल पापा की बातगश सुनाई गई है। पापा। और वो सलमान अली आगा ने जो है वो कहा कि पापा आपने ये शॉट खुद मारी है। तो उस पर फिर जवाब में नोमान अली जो कि बॉलर, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, तेरे भाई ने लारा वाली शॉट मारी है। और आपको तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में एक नए ब्रायन लारा का इजाफा हुआ है, और ये है नोमान अली। तो हम आज इनको कहेंगे नोमान अली लारा। बाय द वे नोमान भाई, आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली आज, आपकी बॉलिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्रिकेट के हवाले से आज जो है ना वो क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाला है। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबर पे। आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे हट गई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान में मुसव्वदे पर एतराज दूर करने की कोशिश की गई। फजलुर रहमान ने अपोजिशन अरकान को हिरासा करने का मामला उठा दिया। हुकूमती मुसव्वदे पर रात गए मौलाना और पीटीआई के बड़ों में बड़ी सियासी बैठक। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। इंग्लैंड को जीत के लिए 261 रन दरकार, मगर एतमाद का भी फुकदान। क्या पाकिस्तानी बॉलर्स करेंगे उनका काम तमाम? प्रोग्राम में एक्सपर्ट की राय जानेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमले के 17 साल मुकम्मल। सानहकार सास पर पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में सियासी फायर शो। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। तैयारियां कितनी मुकम्मल, प्रोग्राम में बताएंगे। और कोहे पेमा की दुनिया में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। सरबाज के बाद शहरोज काशिफ दुनिया की 8000 मीटर बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कमसन कोहे पेमा बन गए हैं। वो ब्रॉड बॉय के नाम से भी मशहूर हैं। आज फख्रे पाकिस्तान में बनेंगे बोल के मेहमान। इससे पहले कि हम अपनी आज की जो पॉलिटिकल हैपनिंग है पाकिस्तान में उसकी तरफ जाएं, गुज़िश्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई, और वो ये कि याह्या सिनवार जो हैं उनको भी इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया है। और इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद हुए हैं। 22 साल कैद में उन्होंने गुजारे। 2011 में कैदियों के तबादले में वो रिहा हुए, और 2017 से गाज़ा में जो अस्करी विंग थी अल-क़साम ब्रिगेड, उसके सरबराह मुंतखब हुए। सहूनी फ़ौजियों ने मोस्ट वांटेड हमास रहनुमाओं की लिस्ट में उन्हें उनका नाम शामिल किया था, और गुज़िश्ता रात ये अटैक किया गया। और अब अफसोसनाक खबर यह है कि याह्या सिनवार को भी शहीद कर दिया गया है। एक एक करके जो अब लीडरशिप है हमास की, वो इस वक्त जो है
इट्स ऑन द टारगेट। अच्छा, हमास ने कंफर्म नहीं किया है अभी तक, बट सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर हैं जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं, तो वो कितनी इस हकीकत है और कितना फसाना है, बट इसराइल इसको क्लेम कर रहा है कि उन्होंने ये कार्रवाई कर डाली है और हमास रहनुमा याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी इसकी जानिब और सियासी मंजरनामे से। जी क्या खबर है जी, बताइए। सियासी मंजरनामे से बड़ी खबर आपसे शेयर करते चलें कि खुर्शीद शाह की क़यादत में होने वाला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आईनी तरमीम के मामले पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो गया है। हुकूमत का मुश्तरका मुसव्वदा PTI से मुशावरत का फैसला। तो अब ये तमाम जो डेवलपमेंट हुई है उस पर हम बात कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल रात की जितनी भी हुई है अपडेट्स, अब उसके बाद इत्तलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई है। इज़ दैट ट्रू? बहुत शुक्रिया। देखें, अभी तो जो भी सामने हमारे ड्राफ्ट आए हैं उनमें जो है गुफ्तगू जो है तो जारी है, मशावरत है और मुसलसल इजलास हो रहे हैं। हर जमात जो है वो अपना ड्राफ्ट लेकर आ रही है और कोशिश ये है कि कंसेंसस, एक लार्जर कंसेंसस डेवलप हो जाए। तो जब फाइनल हो जाएगा ड्राफ्ट तो उसके बारे में हम बात कर सकेंगे। मुझे तो सबसे अफसोस बात पर है कि हम हर जो है कानून साजी को किसी खास वाक़ये या किसी खास शख्सियत के साथ क्यों मुंसलिक करते हैं। अब 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो सब तो नहीं पता था कि 2024 में क्या हालात होंगे। इसी तरीके से जब मैं समझती हूँ कि आप आज जब मेरा ये कर रहे हैं प्रोग्राम मेरे साथ, तो ये एक बड़ा अहम दिन है। 18 अक्टूबर ये वो दिन है जिस दिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक कारवान जमहूरियत लेके पाकिस्तान आई थी ताकि मुल्क के अंदर जो है जमहूरी निज़ाम को इस्तेकाम मिल सके, अदल और इंसाफ का बोलबाला हो, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। आज जब 2024 में हमें इस बात का मौका मिल रहा है कि उनकी लेगेसी को लेके आगे चलें, उनके विजन पे को अमली जामा पहनाएं, तो मैं नहीं समझती कि इतना इबाम क्यों क्रिएट किया जा रहा है। तो थोड़ा तहम्मुल के साथ, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह की गुफ्तगू होती रही कि पता नहीं किसी से जोर जबरदस्ती कर लेंगे, किसी को तोड़ जोड़ लेंगे, ये एक ओपन वोट होना है, ठीक है। और अगर यही सब कुछ करना होता तो ये बहुत पहले हो जाता, फिर इतनी मुशावरत की, इतनी गुफ्तगू की जरूरत नहीं थी। अब स्पेशल कमेटी बनी है, उसमें तमाम जमातें अपोजिशन की और जो है हुकूमत की और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं वो शामिल हैं। सबके साथ हर जो है वो जो शिक है, हर नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और एक कंसेंसस बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। बल्कि आज तो जो कौमी असेंबली के अंदर भी ये इस बात पे एक डिबेट का आगाज किया गया। वैसे 26वीं आईन का वो मसवदा जो जमीयत उलमा इस्लाम ने बनाया है, क्या उसको फाइनल समझा जाए? देखिए, इस वक्त देखिए हर जमात की अपनी एक सोच और एक अपना मंशूर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर भी इलेक्शन से पहले उसका इजरा हुआ था, उस पर एक मुकम्मल पार्टी के अंदर भी और मेंबरान के साथ भी एक मुकम्मल उस पर जो है एक नुक्ता नज़र वादे किया गया था, डिबेट हुई थी, बातचीत हुई थी और सबको एतमाद में लिया गया था। तो पीपल्स पार्टी का अपना एक मंशूर है, JUI का अपना मंशूर होगा, PTI का अपना मंशूर होगा, इसी तरह से PMLN का अपना मंशूर होगा। बाकी जो जमातें MQM है, सबके अपने अपने मंशूर के नकात हैं। तो मैं समझती हूँ एक सुनहरी मौका है कि हम अपने जो ज़ाती इंटरेस्ट है उनसे बालातर होके पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की में इंसाफ की बालादस्ती के लिए। अब क्या कह रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी? वो ये कह रहे हैं कि हमें इतनी तो बराबरी दे दें, इतनी तो इक्वालिटी दे दें जो फेयरनेस को और जस्टिस को इंश्योर करे, फेयरनेस को और जस्टिस को अपहोल्ड करे। मैं समझती हूँ ये जायज़ डिमांड है। बिल्कुल, ये जायज़ डिमांड है सहर साहबा। अच्छा, एक चीज़ ये भी और वो ये कि गुज़िश्ता रात मौलाना बैरिस्टर गौहर में हम बैठक हुई, अब जो हुकूमती मुसव्वदा था ना उस पर गुफ्तगू हुई। अब क्या मौलाना की रजामंदी के साथ आप और नवाज लीग अपोजिशन को मना पाएंगे? मैं तो इस वक्त कहूँगी कि तहरीक इंसाफ से कि बस अब इंतशार की राह छोड़ दें। अब एक आपको भी मौका मिला है कि अपना एक मुस्बित किरदार
एक फाल किरदार अदा करें, पार्लियामान में तो करें, इसको महज मुखालिफत दर मुखालिफत ना बनाएं। देखिए इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप 73 का आइन देख लें, आप 18वीं अमेंडमेंट देख लें, या जो है आप ये देखें कि ऐसे वक्त में हम लोग अपोजिशन में बैठे थे, लेकिन जब APS पे हमला हुआ तो नेशनल एक्शन प्लान के लिए हम सबसे पहले ऐवान में मौजूद थे कि इसको जो है एक कंसेंसस के साथ पास किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को आज इसकी जरूरत है। आज पाकिस्तान को जरूरत है अदल इंसाफ की, आज पाकिस्तान की आवाम को जरूरत है अदल इंसाफ की। ये मत सोचें कि आज कौन हुकूमत करा रही है, ये ना सोचें कि आज कौन जो है वो ट्रेजरी बेंच पे बैठा है, कौन अपोजिशन बेंच पे बैठा है। ये सोचें कि इसका फायदा क्या आपको, हमको, सबको, पाकिस्तान के अवाम को होगा। देखिए एक तो होता है ना कि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव है, आपने हर चीज की मुखालिफत करनी है, आपने हर चीज के ऊपर जो है वो स्टोरीज बिल्ड करनी है। एक ही होता है हकीकत के साथ हमने इस ऐवान में ओथ लिया है, हमने हल्फ लिया है, तो हमें उसको सामने रख के कानून साजी करनी चाहिए। मत जोड़े इसको शख्सियात से, कोई अब्दी तौर पर रहने वाला नहीं जी, है। सही कह रही हैं आप। वैसे एक बात बताइए, मौजूदा सूरत हाल में क्या PTI की कोई डिमांड पूरी की जा रही है? पता था कि उसके बाद जो है आप कोई वादे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि वो कल ये कहा था कि आज वो अपना इजलास करेंगे, आज ये कह रहे थे कि उनको शाम पे मिलना है JUI के साथ, तो जरूर मिले। मैं और यही जो है मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिश थी कि उनका जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर जो है एक इत्तेफाक की राय कायम हो जाए। तो देखिए जरूर मिले, ये मीटिंग अच्छी बात है, मशावरत बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मशावरत के साथ एक चीज़ बिल्कुल इत्तेफाक की राय से हो जाती तो मैं समझती, मैं पूरे ऐवान को भी मुबारकबाद दूंगी, पाकिस्तान को भी मुबारकबाद दूंगी। ये किस कानून की किताब में लिखा है कि अगर बेहतरी की गुंजाइश हो तो कोई बेहतरी ना हो? ये कहाँ पे लिखा है कि पार्लियामान जो है वो कानून साजी ना करे? कानून साजी करना पार्लियामान की जिम्मेदारी है। और ये कहाँ पे लिखा है कि मैं कानून साजी करूं तो दुरुस्त है, आप करें तो गलत है, आप करें तो दुरुस्त है, मैं करूं तो गलत है? देखिए बात ये कि कानून साजी है ना, मतलब एक कानून बनता है, उसका इतलाक कैसे होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। मसला ये है कि तहरीके इंसाफ ने अपने जहन में कुछ शख्सियात, कुछ वाकयात बिठाए हुए हैं, उससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि वो मीडिया में रहने के लिए, एक पॉलिटिकल नरेटिव बिल्ड करने के लिए भी वो जो है वो एक ऐसी राह अपनाते हैं जो शायद सिर्फ मुखालिफत की राह हो। वरना या तो ये कहा गया हो कि जी आपसे हम मशावरत ही नहीं करते, हम बाला जो है कोई आपसे के बगैर कोई लेकर आएंगे कानून साजी, कोई तरमीम लेकर आएंगे और उसको मंजूर करा लेंगे। नहीं, आप पूरे अमल में शामिल हैं तो एतराफ़ करें ना कि आप शामिल हैं, आपको मौका मिल रहा है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि मशावरत कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हम अपना ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, आप इससे अलग नहीं है। फिर देखिए जो काम आपने करना है उसको फिर पूरी जिम्मेदारी से करें ना, फिर उसको एक्सेप्ट करके करें, फिर उससे आप इनराफ भी करें और फिर वो करें भी। तो मैं कहती हूँ ये वाला जो है ना, ये वाला रास्ता ये थोड़ा सा जो है वो ऐसा है कि काबिल कबूल नहीं है। ये आप इस तरह का रवैया जो है ये नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है और पार्लियामान की इज्जत और वक़ार के लिए भी नुकसानदेह है। जब भी देखिए एक कानून साजी आज आपको तकलीफें लगती है, कल वो आपके हाथ में आ जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर जो है वो आईनी आर्टिकल की तशरीह अपने मकासद और अपने मफादात को रख के करें। एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उनको सामने रखना चाहिए। अदालती निज़ाम को दुरुस्त होने की ज़रूरत है। ये हर वो शख्स जो कि पाकिस्तान की अदालतों के चक्कर काटता है, ये उसकी ज़रूरत भी है और वो चाहता भी है और इसका हक भी है। ये किसने कहा है कि जी आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वकीलों को दो और आपको इंसाफ ना मिले? इंसाफ मिलना चाहिए और वो फिर विदाउट। चलिए ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अब देखते ये हैं कि इसका क्या बनता है, क्योंकि आईनी तरमीम से आईनी मुसव्वदे से लेके अब ड्राफ्ट तक मामला आ गए। मौलाना फजल रहमान इज प्लेइंग अ वेरी की रोल इन ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स सी कि इसका क्या होता है। अब क्या होगा जी? अब जो है वो ब्रेक का वक्त हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। जैसे कि हमने आपको शुरू में कहा कि आज क्रिकेट होने वाला है, तो बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए लंबे अरसे के बाद कल का दिन किसी हद तक खुशगवार गुजरा, क्योंकि शदीद नाकिस बैटिंग के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लैंड को काबू किया और भरपूर काबू किया। अब सूरत हाल क्या है? सॉरी, कोई शदीद नाकिस बैटिंग नहीं थी। जितनी पिच थी उसी के हिसाब से बैटिंग की। क्रेडिट देना होगा आपको सेकेंड इनिंग्स में सलमान अली आगा और साजिद खान की जो ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई है। जब बात कर ही रहे हैं हम साजिद खान की, क्या बॉलर हैं यार, मतलब आउटस्टैंडिंग। इनकी सेलिब्रेशंस, इनकी घूमती गेंदें और उनका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं नौमान अली। और साजिद खान ने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने एक तो अबरार का रिकॉर्ड जो है उसको पाश किया। जी हाँ, वही अबरार जिनसे हम बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन वो तो अब सीन से आउट हैं। लेकिन आउट कर रहे हैं लगातार साजिद खान इंग्लिश बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बेबसी, हसरत यास की तस्वीर बने फिरते हैं इंग्लिश बल्लेबाज मुल्तान की विकेट पे आजकल। लेकिन अब आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लैंड को जीत के लिए मज़ीद 261 रन दरकार हैं और उनकी 8 विकेटें बाकी हैं। तो साजिद खान की बात कर ही रहे, एक साजिद खान मुल्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरे साजिद खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बराह रास्त फ्रॉम द लैंड ऑफ US ऑफ द ए। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, नाम की बात होती है ना, जब नाम साजिद खान हो परफॉर्मेंस तो होगी। क्या बात करती है, मैंने सुबह खुश कर दिया। क्या हाल है साजिद भाई, आप कैसे? इसके एक्स्ट्रा 100 रुपये भिजवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सोनिया और फैसल भाई, आप दोनों को अस्सलाम। मैं तो समझा सोनिया मिठाई लेके आएगी। सोनिया यकीनी तौर पर लकी रही, इस मॉर्निंग शो ने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। और फैसल भाई, सोनिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इनपुट डालना और दिल से प्रोग्राम करना, ये पूरी दुनिया में आप दोनों को अल्लाह ताला बस से बचाए। और जिस तरह सोनिया ने यकीनी तौर पर कहा था साजिद खान वाज़े तौर पर ट्रम्प कार्ड होगा, तो सोनिया तो आप मंडे को मिठाई लेके आइएगा। पाकिस्तान बड़े अरसे बाद फैसल भाई जीत की तरफ जा रहा है। और ये जीत यकीनी तौर पर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की खुशी के लम्हात हैं। और मौजूदा सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद को क्रेडिट दूंगा, बड़ा ब्लेंड फैसला किया। हम ये कामरान गुलाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हमने आगा सलमान की बात की थी, उसने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। जैसे कि फैसल भाई ने यकीनी तौर पर बताया, साजिद खान और फैसल की उसकी जो वाज़े तौर पर जो पार्टनरशिप थी आगा सलमान की, वो टर्निंग पॉइंट थी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुम्मे का दिन है, 3 घंटे का प्ले होगा। लंच से पहले अगर जो रूट आउट हो जाए, 35 सेंचुरी हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, जैसे कि फैसल भाई 9वां दिन चल रहा है और बॉल इतना ब्रेक हो रहा है। और जिस तरह नुमान ने 52 विकेटें ले ली, नुमान को बहुत बहुत मुबारक हो 50 विकेट लेने पे। और 38 साल नुमान की तारीफ करे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए किया था। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि पिच इतनी अच्छी है स्पिनर के लिए, अगर इस पर भी स्पिनर बॉलिंग ना करें तो कम से कम कहाँ बॉलिंग करेगा। दूसरी चीज़, अजहर महमूद साहब ऐसी बातें ना करो जो लोग आप पे मजाक उड़ाए। आप क्या बातें कर रहे थे, आपने क्या बातें की, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट दे, उन्होंने इस पिच पे आपको मैच खिलाया, तो आपका कोई क्रेडिट नहीं है। आपके जो हेड कोच उनका क्रेडिट नहीं है। आपने बांग्लादेश की जो हारने में मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल था, उन्होंने हराने में, उस मैनेजमेंट को मैं यकीनी तौर पर क्रिटिसाइज करूंगा। उन्होंने ब्लेंड डिसीजन नहीं लिया, और ब्लेंड डिसीजन इस सिलेक्शन कमेटी ने लिया जिसने कामरान गुलाम को खिलाया, उसने प्ले किया 13वें खिलाड़ी का, उसकी हम जिक्र ना करें तो बहुत ज्यादती होगी जो पाकिस्तान के साथ। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सोनिया और फैसल भाई, यह आपको बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज ये है, आप जाहिद महमूद का नाम सुना? आप स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर, उसके साथ ये जुलूम कर रहे हैं, उसको 20-20 ओवर नेट पे गेने करा रहे हैं, 20 ओवर नेट पे कराते हैं, उसके बाद फिटनेस टेस्ट में उसको फेल कर देते हैं, फिर उसको कराची एयरपोर्ट से बोलते हैं आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले। कौन सा मजाक कर रहे हो यार? देखो, जो जीत है ये कौम की जीत है। मोहसिन नकवी साहब ये प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, वजीर दाखिला है, PCB के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, ये आपके पास बता रहा हूँ। 100% ये खबर है, ज्यादती की गई है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, उसके साथ इन्होंने ज्यादती की। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, उसको बोला वहां पर पहुंच जाओ, वो वहां पहुंचा, फिर कहता मुल्तान पहुंचा, मुल्तान के नेट पे 20-20 ओवर उसने किए हैं। तो ये ज्यादतियां नहीं करें। देखिए, मुल्क इस टाइम जीत की तरफ जा रहा है और ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है।
एक चीज़ ये कि हमने ये तो बात की कि देखिए टर्न भी हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा बैंक किए हुए साजिद पे और नवान अली पे, जाहिद महमूद भी, लेकिन कल जो इंग्लिश बल्लेबाज इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कल 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं इंग्लैंड के, लेकिन जाते जाते जो रूट ने जो आखिर में शॉट खेला है ना, उससे उसने वाजे कर दिया है कि भाई बेन स्टोक्स की टीम है ये, और बेन स्टोक्स की टीम बेसबॉल खेलती है। तो डू यू थिंक कि इंग्लैंड जो है डिफेंसिव पे जाएगा आज, और वो डिफेंसिव जाके इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेगा? ये पिच इस चीज़ की गम्माजी करती है या फिर इंग्लैंड इज गोइंग ऑल आउट? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस प्रोग्राम की, इस खूबसूरती। आजकल देखना खुशी का समा हो गया, हर मॉर्निंग शो पे ये चीज़ें चल रही हैं, और मॉर्निंग शो की कामयाबी ये एक अच्छी एनालिस्ट, अच्छे एंकर बात कर रहे हो, पाकिस्तान ये टेस्ट में जीत जाएगा। उसकी वजह ये साजिद की ग्रिप बहुत अच्छी हो रही है, बॉल वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहे हैं, 7 विकेटें ले चुके हैं, और कल 16 विकेटें गिरी हैं, 2 विकेटें 34 रन पे इंग्लैंड के आउट चुके हैं। मगर ये बताना जरूरी है, चौथे दिन जो आज का खेल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मिनट से कल भी हमने बात की थी, शॉर्ट लेग स्लीप पे बड़े इंपॉर्टेंट 2 कैच पाकिस्तानियों ने पकड़े हैं, उनका क्रिकेट दूंगा, दोनों आउटस्टैंडिंग, दोनों जो स्लीप पे फील्डिंग कर रहे थे, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। मगर ये चीज़ बताना जरूरी है, मैच पाकिस्तान के ग्रिप में है, और पाकिस्तान को यहाँ पर बारिश आ जाए तो वो रुक सकती है, मगर पाकिस्तान को जीत को कोई रोक नहीं सकता, क्यों ये जीत पाकिस्तान की 99% पाकिस्तान की जीत है, और ये जीत पाकिस्तान को साजिद खान की शक्ल में मिला, कामरान गुलाम की शक्ल में मिला, और आज पाकिस्तान को अच्छे कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। मगर आप जिस प्लेयर की बात कर रहे हो, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह सर जॉन रूट का उसको खिताब किया है, क्या वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे? मगर ये अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, बॉल फंस रहा है, नीचे भी रह रहा है, क्योंकि ये बताना जरूरी है, अगर पाकिस्तान अगर कोई बहुत ही गंदी बॉलिंग कर दे और उनसे बॉलिंग ना हो, कैचेज छोड़ दें, तो पाकिस्तान ये मैच में वो, यानी कि साजिद भाई ये मैच हमारे हम खुद ही हारेंगे अगर हारेंगे, क्योंकि पिच भी हमारी फेवर में है, विकेटें भी हम गिरा चुके हैं। अच्छा, बाय द वे हम यहाँ तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं चंद 100 किलोमीटर की दूरी पे एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो खेल रहा है, और कल जो खेल हुआ है, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया कि एक तो पाकिस्तान अच्छा खेले, दूसरा भारत बुरा खेले, तो समझे कि दिन बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये जो कल हुआ है इंडिया की पहली इनिंग्स में, उनका तीसरा लोएस्ट ये टोटल है, और ये स्कोर कार्ड नहीं साजिद भाई, ये फ़ोन नंबर लग रहा है, ये 2-0-0-0-0-0 2-1-4-4। हेलो, कौन भारतीय टीम बात कर रहा हूँ मतलब कि 46 पे ऑल टीम आउट हो गई। और मजे की बात यह कि उनके जो तज्जियाकार थे वो ये समझ के बैठे थे कि पिच इतनी खराब है तो न्यूजीलैंड वाले भी आउट हो जाएंगे। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड ने 214 रन बना ली, 168 की हो गई लीड पहली इनिंग्स की। क्या हुआ कल भारत के साथ? देखें, ये रवि शास्त्री कहाँ गए? पिच रिपोर्ट, जो उनकी पिच रिपोर्ट थी, बारिश यकीनी तौर पर थी, दोनों टीमों की थी, मगर इस तरह की क्रिकेट खेली है इंडिया ने, 46 रन पे आउट हो जाए। वर्ल्ड की टीम जिन्होंने लेट के बांग्लादेश को हराया, और दुनिया क्रिकेट में अपने होम टाउन में 46 पे आउट होना, दुनिया क्रिकेट राज करने वाले, ICC को चलाने वाले, BCCI को चलाने वाले विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने बड़े बड़े प्लेयर थे, कहाँ चले गए? न्यूजीलैंड ने जो बॉलिंग की है, हाँ यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। दुनिया क्रिकेट में टेस्ट की खूबसूरती ये होती है, जो बड़ा बॉल बोलते हैं वो ग्राउंड में नजर आता है, उन्होंने खेल के प्रूफ किया है। न्यूजीलैंड ने 2023 वर्ल्ड कप ODI में उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, जो चौका बाउंड्री पे लग गया था, उसको इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का फतह करार दिया। मगर उसके बाद भी न्यूजीलैंड की जो क्वालिटी है ना, इंडिया के घर में जाके 46 पे आउट करना, कहाँ गए उनके बड़े बड़े जो कमेंट्री करने वाले थे, जितने जो तोपें थी, वो तोपें सब जो हैं और चुप हो गई हैं। कि वो चुप इसलिए हो गई, ये टेस्ट मैच इंडिया हारने जा रहा है, इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने तमाम शोबों में। देखिए, ये पेस से बॉलिंग की है, लेंथ पे बॉलिंग की है, बारिश दोनों टीमों के लिए भी थी, मगर जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, कमांड बैटिंग की है, उनकी तारीफ बनती है। और तारीफ बनना इसलिए इस ICC टेस्ट चैंपियन के पॉइंट का मसला है, और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये आगे पीछे चल रहे हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। बहुत कीमती पॉइंट इंडिया यहाँ खो जाएगा। एब्सोल्युटली। और जो अब इस मौके पे अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात ना करें तो ये फिर जाते होंगे, खासतौर पर डेवन कॉनवॉय, जसप्रीत बुमराह हो के अपने दीगर बॉलर्स हों उनके,
किसी को खातिर में नहीं लाया कल उसी पिच पे जिस पे रोहित शर्मा बोल्ड हुए, जिस पे विराट कोहली अनकंफर्टेबली कैच दे बैठे, जिस पे एक एक खिलाड़ी उनका आउट होता रहा। डेविन कॉनवॉय ने बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने सेंचुरी ना कर सके, वो 9 रन दूर रह गए सिर्फ, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। हम ये समझ रहे थे जिस तरह 46 रन पे इंडिया की टीम आउट हुई, 40 रन पे न्यूजीलैंड की टीम आउट होगी, जिस तरह उनके ओवर कॉन्फिडेंस घूम रहा है, जिस तरह यकीन दुनिया क्रिकेट का बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है, और जिस तरह को देखते हुए उनकी बॉलिंग को देखते हुए यही लग रहा था मगर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने पिच को रीड करके और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। दुनिया का बेहतरीन बॉलर है वाइट बॉलर और रेड बॉल का, उसने जो बॉलिंग की उसको उन्होंने कोई खाता नहीं लाया, और वही घूम रहे थे कहाँ गए बांग्लादेश के खिलाफ जिन्होंने आउटस्टैंडिंग। मगर वही बात हम कहेंगे, जो अटैकिंग क्रिकेट होती है, बड़े दिल से जो लड़के खेलते हैं ना, उनको अल्लाह ताला भी उनकी मेहरबानी करते हैं। और ये पूरी दुनिया में क्रिकेट जो है ना जेंटलमैन वाला खेल है, उन्होंने क्रिकेट जेंटलमैन वाली खेली है, पॉजिटिव खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, तो इनको क्रेडिट देना पड़ेगा और ये न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच जीतना चाहिए। मगर आज की खुशी जो है, मैं समझता हूँ सोनिया आप पीर को मिठाई लेके आएंगे और आपको क्रेडिट देगा। फैसल भाई ने बोला था ना पब्लिक में माइक लेके जाएं, क्योंकि आप यकीनी तौर पर मुबारकबाद की हकदार हैं। और आपने ये बात कही थी साजिद खान प्ले करेगा, और साजिद खान मैन ऑफ द मैच होगा। मेरे ख्याल में 14 विकेट लेगा पाकिस्तान की तरफ से, 7 पहले ले चुके हैं और दूसरी 1 विकेट ले चुके हैं। तो आज जी बताना इसलिए जरूरी है, पाकिस्तान बड़े अरसे बाद 3 साल बाद बगैर बाबर के, बगैर शाहीन के, बगैर नसीम के पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने जा रहा है। जिन लड़कों ने, जिन कोचों ने सियासत की थी, उनको मोहसिन नकवी साहब को चाहिए फौरी तौर पर हटाएं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराना जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने जिस तरह इंडिया के मीडिया से बात की और उन्हें होप दिलाया, और इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह कोशिश कर रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो और इंडिया भी आके खेले। जस्टिस पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पाक फौज की बड़ी आला सर्विस है, बड़ी और अब देखना ये कि यू नो आज का टेस्ट मैच बड़ा अहम दिन है, और ये तो बात तय है आज ही इसका फैसला हो जाएगा। दे आर नॉट गोइंग द नेक्स्ट डे, और आज फैसला हो जाएगा। आज फैसला हो जाएगा कि मिठाई लानी है, गुलाब जामुन लाइएगा फिर। नहीं जो भी हो ले आइएगा। हाँ। गुलाब जामुन डे जा चुका है, गुलाब जामुन डे जा चुका है, लेकिन गुलाब जामुन डे आज हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान जीत जाए तो हो सकता है, लेकिन गुलाब जामुन ले आएगा पाकिस्तान जीत जाए। अच्छा। और अगर नहीं जीत पाए तो रेवड़ियां ले आइएगा और बांट दीजिएगा अपने अपनों में, और ब्रेक ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अब ब्रेक ले लेते हैं। आप ब्रेक में चाहे गुलाब जामुन खाएं फिर वापस आए, रेवड़ियां भी। वेलकम बैक जनाब। 2019 से अपनी कोहे पैमाई की जर्नी का आगाज़ करने वाले नौजवान कोहे पैमा शहरोज़ काशिफ ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इन 5 सालों में कारनामा अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि हर कोहे पैमा का ख्वाब होता है। जी हाँ, ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर शहरोज़ काशिफ ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को, 14 चोटियों को सर करने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। वो कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहे पैमा हैं जिन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया है। उनसे आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। नहीं, अभी करवा देते हैं उनसे मुलाकात। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। नहीं देखने हैं, पहले सीधा मिलाते हैं। जब हमारे पास है एक जो खुद मौजूद है तो हम क्यों देखें जी। शहरोज़ काशिफ, आपको तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। क्या जज्बात हैं आपके? यू आर द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू अचीव दिस फीट। जी देखें, ये बीइंग अ माउंटेनियर, हर माउंटेनियर का एक ख्वाब है कि वो दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ समिट करे। और बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव 5 बिगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो यस, इट वाज मोर लाइक अ जॉब टू मी टू डन दिस थिंग फॉर माय कंट्री, एंड इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन इट, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे रोज कोहे पैमा की दुनिया में 5 साल जर्नी में इतना बड़ा कारनामा, आई एम श्योर इस एजाज़ को पाने के लिए कई बार आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा। ये बताइए कि इस जर्नी को मुकम्मल करने में कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो माउंटेनियरिंग के अंदर हमेशा फाइनेंशियल चीज़ रही है, और मैं इस चीज़ में अपने स्पॉन्सर्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्किस अहमद और रज़ाक दाऊद फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे इस जर्नी में फुल्ली सपोर्ट किया। जो भी मेरी एक्सपीडिशन कॉस्ट थी उन्होंने बेयर की, और पहले तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे जब आप
धक्के खाने पड़ते हैं आपको, और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से नहीं मिलती। तो फिर मुझे रियलाइज होता है कि गवर्नमेंट कभी भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती है, या तो वो प्राइज मनी के फॉर्म में है या तो वो मॉरली सपोर्ट है कि वो उस एक्सपीडिशन को ऑन करते हैं। हमेशा प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सर्स करते। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मूव हो गया और मुझे बिल्किस अब्दुल रज़ाक दाऊद मिला 2023 में, और उसके बाद फिर यू नो के माउंटेनियरिंग की मेरी जो जर्नी है तमाम तर 14 पीक्स में से व्हिच वाज द टफेस्ट वन? देखिए, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना किसी मुश्किलात को, लाइक अपना ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन नहीं चेक करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार अगर मैं चेक किया तो ज़हन में एक चीज़ बैठ जाएगी। जो भी पहाड़ों पे है ना, जिस तरह का भी डेंजर है वो एक्सेप्टेबल है, वो कबूल है। जो वेदर है वो कबूल। पर्वत पे मुझे काफी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, लेकिन एक्सेप्टेंस थी ना उसके अंदर कि यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन। सो आई जस्ट डिड दैट। नांगा पर्वत, हम सरबाज से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने नांगा पर्वत का ही कहा था कि भाई दैट्स द डिफिकल्ट, इसीलिए उसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। लेकिन एक और द किंग ऑफ माउंटेन माउंट गुडविन ऑस्टिन K2, अब उसकी बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो जब आप वो कर रहे थे सर, तो उस वक्त आपको क्या मुश्किलात पेश आई? यू नो बेस कैम्प 1 से लेके 2, 3 के बाद जब बॉटलनेक आती है तो उसको किस तरीके से सर किया जाता है? बॉटलनेक इज अ पार्ट के एक बड़ा सराख है इसका जो कि ओवर हैंगिंग है, वहाँ पे आपको ट्रैवर्स करके जाना पड़ता है। सो दैट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ K2 व्हिच इज ऑन 8500 मीटर्स। और वैसे ये पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, या और ये उतरना क्या उससे ज़्यादा मुश्किल होता है? सुना है मैंने ऐसा। देखिए, चढ़ना भी मुश्किल है, उतरना भी मुश्किल है। बड़ा लेमैन क्वेश्चन है कि यू नो काफी लोग भी पूछते हैं चढ़ना मुश्किल है उतरना वो है, लेकिन जो एक चीज है कि माउंटेन को क्लाइंब करने की जो सोच है ना, वो लाना ही बहुत मुश्किल है। जब वो आ जाती है तो फिर उसके बाद हर चीज जो है वो यू हैव टू डू इट। चढ़ना भी उतना ही मुश्किल है जितना उतरना मुश्किल है। कंपेयर करें पाकिस्तान का अगर, तो ख़ुद भी आप दीगर ममालिक जिनमें ऑब्वियसली नेपाल में जाके आप जो है वो कर चुके हैं। सो जब सहूलियात की बात की जाए तो क्या फुकदान रहता है हमारे पास, और बाहर क्या क्या चीज़ें मैसर होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम सो सॉरी टू से, नेपाल में जब आप जाते हैं तो माउंटेनियरिंग वेरी वेल कमर्शलाइज्ड है। लोग अपना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं, और आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम लोग अभी तक लोगों को वीज़ा नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को जो है वो टाइम पे वीज़ा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत वीज़ा की प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान के अंदर। सो दीज आर द चैलेंजेस दैट अदर पीपल हैव टू फेस इन पाकिस्तान, व्हिच बीइंग अ पाकिस्तानी वेरी। ठीक है ना, लेकिन वैसे हमारे पास टैलेंट तो बहुत है। ये बताएं कि कोहे पैमा के हवाले से अगर मज़ीद ट्रेनिंग्स अकेडमी का क़याम हो जाए तो प्लानिंग सेक्टर्स बनने चाहिए। अल्पाइन क्लब को कुछ करना चाहिए इस चीज़ के हवाले से। हम अपने 5 पहाड़ों को ज़ाया कर रहे हैं। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है माउंटेनियरिंग के अंदर, इतने बच्चे हैं जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं। हम लोग उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं है, तो एक अदारा बनाए जिसको फंड किया जाए और वहाँ पे फिर उस एक्सपीडिशन लॉन्च किए जाए उनकी कैटेगरीज के हिसाब से। चलिए शहरोज़, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको फ्यूचर एंडेवर्स के लिए भी हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है मैं खुश आमदेद। उम्मीद है कि आपका अब तक का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आज का आपका बाकी मानदा दिन जो है वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त गुजरेगा। जो मेगा दिन है हम अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कुछ भारत की, क्योंकि कनाडा में जो अलहदगी पसंद सिख रहनुमा है हरदीप सिंह निज्जर, उनके कत्ल के बाद से शुरू होने वाले तनाज़े में दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर आ चुके हैं। बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब हिंदुस्तान की सुफरा को कनाडा से मुल्क बदर करना, ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए। डू यू एग्री टू दैट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें एक खुशाइंद पहलू ये है कि जिस वजह से इनको मुल्क बदर किया गया है, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 76-77 साल में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ भारत के हवाले से रहा है, और तमाम आलमी ऐवानों में ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा में हम जो उनकी रियासती दहशत गर्दी को सपोर्ट करने की पॉलिसी है
अब यूं लगता है कि ये हमारी सफारती कामयाबी भी है, क्योंकि अब दुनिया की तमाम ताकतें, बशमूल वो ताकतें, मगरबी ताकतें जो कि भारत को कील कांटे से लैस कर रही हैं, चीन के खिलाफ महाजराई पे उभार रही हैं, खुद उनके मुल्क में ये रियासती दहशतगर्दी जारी है और जिसका वो एतराफ़ भी कर रही हैं। तो हकीकत खुल के सामने आ रही है, तो ये खुशाइंद बात है। जी, वैसे मोहम्मद साहब, क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिसमें एक मुल्क के सफ़ीर को इसलिए मुल्क बदर किया जाए कि इस मुल्क की खुफिया एजेंसीज दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रही हैं और अब इसके वाज़े सबूत हैं? क्या दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल मिली है? देखिए, जो सिफारती तारीख है उसमें कई मौक़ों पे जब हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं, जंग की सूरत हाल होती है, तो ताल्लुकात को बाज़ औक़ात रियासतें डाउनग्रेड करती हैं। आप जानती हैं कि पाकिस्तान में भी इस वक्त भारत के सफ़ीर मौजूद नहीं है, एक नाज़िमुल उमूर हैं जो कि एम्बेसी का चार्ज जिनके पास है। ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से दोनों ममालिक के सुफ़रा एक दूसरे के मुल्क में नहीं हैं, लेकिन एम्बेसी काम कर रही है। लेकिन ये जो आपकी बात है, यकीनी तौर पे ये एक तारीख़ी मामला है कि एक रियासत जो है दूसरी रियासत जो कि उसकी तस्वीराती हलीफ भी हो, वहाँ पे वो रियासती दहशतगर्दी में मुलविस पाई जाए, उसके अहलकार, उसके इंटेलिजेंस एजेंट्स, उसके सुफरा और उसके नतीजे में सबूत सामने आने के बाद उनको मुल्क बदर किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये भारत की जो हकीकत है उसको समझने में आलमी बरादरी के लिए बहुत एक अहम मौका है। बाय द वे, एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी रहती है बैरून मुल्क मुकीम। इस सारे ख़ास तौर पे कनाडा में भी ख़ास तौर पे जो पंजाब से बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, तो इन अफराद पे इस तमाम तर मामले का क्या असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि कनाडा में जो सबसे बड़ी ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखती है और उसमें भी जो सिख बरादरी है वो उसकी बहुत बड़ी तादाद है। कई उनके मेंबर पार्लिमान भी हैं और उनका बड़ा असर व रसूख है जो कनाडा की हुकूमत और अरबाब इख्तियार है उनके अंदर, और वो बड़े खुशहाल भी हैं। और मैं एक और बात से इसको मुंसलिक करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि 1983-84 के दौरान जब बहुत बड़े पैमाने पे सिखों के मुक़द्दस तरीन मुकाम जो है गोल्डन टेम्पल के ऊपर भारत ने फ़ौजी जाहिरियत की थी और उसकी बेहुरमती की थी, तो उसके नतीजे में जो आलमी सतह पे सिख कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पैदा हुआ था जो भारत के ख़िलाफ़ और उनकी हिंदू इंतहा पसंदाना जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़। तो उसके बाद बहुत सारे जो भारतीय बड़े खुशहाल तालीम याफ्ता मुतमव्विल सिख थे वो मुल्क छोड़ के कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में मुकीम हो गए थे, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे भी भारत की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते थे, बल्कि आज़ादी के हवाले से अपना किरदार दीगर ममालिक में अदा करना चाहते थे। इसलिए आपको नज़र आता है कि पिछले तकरीबन 30-40 साल में एक बड़ी तादाद सिखों की जो बड़े तालीम याफ्ता हैं, मुतमव्वल हैं, खुशहाल हैं, असर रसूख रखने वाले हैं, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया जाके मुकीम हुए। अब मैं क्विकली इसको रिलेट करता हूँ इस सिचुएशन से। देखिए, तो भारत की पॉलिसी इंटेलिजेंस के हवाले से ये रही कि वो लोग जो कि भारत के सियासी मुखालिफिन हैं, सिख लीडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको हरासा किया जाए, उनको धमकियां दी जाए और फिर आखिरी सतह पे उनको हलाक करने की भी कोशिश की जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पांचों कंट्रीज़ हैं जिनको I5 भी कहा जाता है, इनका एक इंटेलिजेंस अलायंस भी है जिसमें कनाडा है, बरतानिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। इन्होंने, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी अरसे से भारतीय सिफारतकारों के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी पे नज़र रखी हुई थी। इसलिए जब आपको याद है लास्ट ईयर कनाडा के वज़ीर आज़म ने पार्लियामान में इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब भारत मुलविस है रियासती दहशतगर्दी फैलाने के लिए उनके मुल्क में, तो ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ कनाडा की इंटेलिजेंस और कनाडा के वजारत दाखिला के सबूत नहीं थे, बल्कि उनको ये सबूत बरतानिया, अमेरिका, कनाडा
बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी प्रोवाइड किए थे। और इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि कनाडा से के साथ साथ आपको याद होगा कि अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, यानी कि वजारत कानून, उसने बाज़ाब्ता तौर पे ये ऐलान किया था कि जो भारतीय सरकारी एहलकार हैं वो अमरीकी शहरियों की हलाकत की कोशिश में भी मुलविस पाए गए हैं और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी ताकत को, असर व रसूख को ओवर एस्टिमेट किया है और मगरबी ताकतों की जो गुडविल है और ख्वाहिश है कि भारत को बड़ी ताकत बनाया जाए चीन को काउंटर करने के लिए, उसको भी इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया है। और मैं समझता हूं कि इन हकायक के सामने आने के बाद, अब जबकि आलमी सतह पे भारत रियासती दहशतगर्दी को फैला रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर में नहीं कर रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन ममालिक की जो क़यादत है वो अपनी पॉलिसियों पे एक हकीकत पसंदाना अंदाज में नजरसानी करेगी और भारत के साथ दिफाई, माशी और दीगर शोबों में जो ताउन है उसको एक ऐसी सतह पे लाएगी कि इस खित्ते में और आलमी अमन सलामती को जो खतरात हैं उनमें कमी लाई जा सके। और सैयद मोहम्मद अली साहब, इस तमाम तर मामले में, क्योंकि ये एक तो सिफारती मामला भी है जो भारत के ख़राब होते जा रहे हैं, मुआशी मामलात भी हैं, ज़ाहिर सी बात है जब आप इस तरीके से कोई चीज़ आती है तो आपके ट्रेड टाइज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इन बिटवीन कैन पाकिस्तान स्नीक इन मुआशी तौर पे भी और सफारती तौर पे भी, ख़ास तौर पे मुआशी तौर पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तो इस मामले में पाकिस्तान के लिए एक सिफारती कामयाबी ये है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भारत के हवाले से रहा है, जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 दिन कबल हमारे सफारतकार ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे UN में न्यूयॉर्क में इजहार भी किया। उनके अल्फाज थे पाकिस्तानी सफारतकार के अक़वाम मुत्तहिदा में 2 दिन पहले अपने रिटन डॉक्यूमेंटेड स्पीच में कि भारत जो है इज़ द मदर ऑफ टेररिज्म इन दिस रीजन। तो बुनियादी बात यह कि ये इस मौक़िफ़ की तायद हो रही है और अब जो इस खित्ते और पाकिस्तान और हमारे कश्मीरी भाई जो हैं और जो भारत के अंदर मज़लूम मुसलमान हैं वो जिस रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनते रहे हैं, अब भारत की जो रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी है ये एक आलमी हिकमत अमली बन चुकी है और वो रियासती दहशतगर्दी को एक आलमी सतह पे उन ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसको दिफाई और माशी इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं चीन के खिलाफ खड़ा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है और इसके नतीजे में वो ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को समझेंगे, देखेंगे और जो हसास दिफाई इंटेलिजेंस के, एटमी टेक्नोलॉजी के, स्पेस टेक्नोलॉजी के जो ताउन के मामलात हैं, मुमकिन है कि उसके ऊपर भी ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में रिव्यू किया जाए ताकि इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बरकरार रहे और आलमी अमन सलामती को जो है मज़ीद भारत के ज़रिए से ख़तरात पेश ना आ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, बार हर साथ आप मौजूद थे। भारत जो है, वैसे एक बात काबिल दीद भी है कि भारत जब अमेरिका में इस तरह का कार्रवाई करता है तो वहाँ पे, और जब वो पकड़ा जाता है तो वहाँ पे वो माफ़ी तलाफ़ी करने पे आ जाता है, लेकिन कनाडा के साथ उसका इतना ज़्यादा, अब जिसको कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा हो चुका है कि वो कनाडा को चोरी और सीना जोरी वाली बात कर रहे हैं, आंखें दिखा रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी और सानिया कारसाज की अब जरा बात कर लेते हैं। सोनिया, बिल्कुल, सानिया कारसाज को 17 साल हो गए हैं। कल ही की बात लगती है कि बीबी अपनी जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आई थी। कराची एयरपोर्ट से शारा फैसल तक हर जगह अवामी समंदर था। काफ़िले की मंजिल शारा कायदीन थी जहाँ रात गए जलसा होना था, लेकिन बीबी का काफ़िला कारसाज पहुँचा ही था कि यके बाद दीगर 2 धमाके हुए। 180 अफराद मारे गए, 600 के करीब ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों में से अभी तक फैसल कुछ लोग ऐसे हैं कि आज तक वो दे आर अलाइव, लेकिन वो जिस हालत में है, तो आज के दिन की मुनासबत से ही और मुल्क में जो दीगर सियासी सरगर्मियों उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में जलसे का फैसला किया था और कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, कितनी तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। इरफान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इरफान, बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सानिया कारसाज के शहदा की याद में जलसा आम
मुनक्किद किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, पंडाल जो है वो सजा दिया गया है, स्टेज की तैयारी भी मुकम्मल है। कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, मगर नमाज जुमा के बाद बाकायदा जलसे का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। इसमें खारदार तार लगाकर तमाम रास्ते और ख़ासतौर पर जो बाईपास है नेशनल हाईवे उसको भी बंद किया जाएगा और रूट जो है वो दूसरा दिया जाएगा मोटरवे पुलिस की जानिब से। इसी तरीके से कंटेनर लगाए गए हैं, खंदकें जो हैं वो खोद कर सिक्योरिटी को एक फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया है। 2000 से ज़ायद की नफरी जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात होगी। पुलिस की नफरी के साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं ताकि जो कारकुन दाखिल हों जलसागाह में वो बाकायदा चेकिंग के बाद जलसागाह में दाखिल हों। सीनियर वजीर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 80,000 से ज़ायद कुर्सियाँ जलसागाह में लगाई गई हैं और इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं वो जलसा आम से कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके अलावा मरकज़ी क़यादत जो है वो भी हैदराबाद पहुँच चुकी है, जिसमें जो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा हैं उन्होंने भी रात गए यहाँ दौरा किया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन, हम देखते हैं माजी में भी इस तरह के जब भी जलसे होते हैं तो सिंध भर से काफ़िले जो हैं उनकी आमद होती है, सिंध भर से आते हैं। तो आज भी ऐसे ही है, तूल अर्ज़ सिंध से वहाँ से काफ़िले आएंगे और क्या वो काफ़िले पहुँचना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद डिवीज़न के तो तमाम जो काफ़िले हैं वो कुछ देर के बाद आना शुरू हो जाएंगे। हैदराबाद शहर के कुछ कारकुन जो हैं वो इस वक्त पंडाल में आ चुके हैं। ज़िले भर जो ज़िले के दीगर कारकुन हैं वो भी नमाज जुमा से पहले यहाँ पंडाल में पहुँच जाएंगे। जो दीगर अज़ला हैं सिंध के, वहाँ से जो मरकज़ी जो ज़िले क़यादतें हैं वो यहाँ आ रही हैं, कारकुन भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनका कहना है कि ये तारीखी जलसा होगा जिसमें पिछले तमाम रिकॉर्ड्स पीपल्स पार्टी तोड़ देगी और शहदा जो हैं सानिया कारसाज के उनको खराजे अकीदत पेश किया जाएगा। यहाँ पर मरकज़ी क़यादत की जानिब से भी कारकुनों की जानिब से भी। तो कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, मगर जो जलसा आम है इसका बाकायदा जो बहुत शुक्रिया ब्यूरो हेड इरफान आराई, वक्तन अपडेट्स आज दिन भर लेते रहेंगे। ऑलराइट, तो हम ब्रेक पे तो जा रहे हैं लेकिन आपको ये बता के जा रहे हैं कि 4 आउट हो गए हैं। वेलकम करेंगे आपको आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा सेगमेंट के जो हमारी आंखों के सामने है, एक खजाना, लेकिन आंखों के सामने होते हुए भी ये ओझल क्यों है। ब्लू इकोनॉमी नज़र के हमारे बिल्कुल सामने, और इतना सामने कि हमारे बिल्कुल सामने समुद्र है और इतना खजाना उसमें है। हम सिर्फ फिशरीज की बात नहीं कर रहे बल्कि ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड आज बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिससे पाकिस्तान बहुत बाय लीप्स एंड बाउंड्स तरक्की कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ब्लू इकोनॉमी सबसे पहले होती क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो इक्तिसादी तरक्की के लिए समुद्री जो वसाइल हैं उसका इस्तेमाल, लेकिन पायदार। अब उस समुद्री वसाइल में फिशरीज भी आती हैं, उसमें जो है वो मरीन टूरिज्म भी आती है और उसमें कश्तियाँ और शिप ब्रेकिंग यार्ड ये सारी भी आती हैं। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इक्तिसादी तरक्की है, रोज़गार की फराहमी, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इतनी लंबी कोस्टल बेल्ट है, लेकिन हम उसके साथ कर क्या रहे हैं, हमारे पास वसाइल क्या क्या, चलिए आपको ये बताते हैं। अगर आप कंपेयर करें सिर्फ खित्ते का ही, तो पाकिस्तान में जो बंदरगाहों की तादाद है वैसे तो 3 है, लेकिन उसमें से 2 ऑपरेशनल है। तीसरी यानी गवादर पोर्ट, उसका इफ्तिताह अभी हुआ है, लेकिन ऑपरेशनल अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी कि कराची और बिन कासिम पोर्ट है। आइए तकाबुल करते हैं भारत का, जहां 14 पोर्ट्स हैं, 14 बंदरगाह हैं। हम बहुत बड़ा पोटेंशियल अपनी हाथों से लूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शिपिंग इंडस्ट्री इस ब्लू इकोनॉमी की एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो आइए देखते हैं कि इस बहुत बड़े सेक्टर से पाकिस्तान कितना फायदा उठा रहा है, उठा पा रहा है भी या नहीं उठा पा रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त माल बरदार बहरी जहाजों की तादाद देखिए कितनी है, सिर्फ 12। भारत के पास यही तादाद है 2000, जबकि बांग्लादेश के पास ये है 80। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है खातिन हज़रात, और वो ये कि 1970 तक पाकिस्तान के पास 71 जहाज हुआ करते थे, लेकिन 70 से लेकर 2024 तक हमने वो जहाज पता नहीं कहां कर दिए। और बांग्लादेश कोविड से बिल्कुल पहले यानी 2019 से ही पहले बांग्लादेश के पास
40 जहाज हुआ करते थे, लेकिन विद इन द स्पैन ऑफ 5 years इन्होंने इसकी तादाद डबल कर ली है। देखिए ये वो ममालिक हैं जो इस ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठा रहे हैं। चलिए अब आगे आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान उसमें क्या कर रहा है और कंपैरेटिवली दीगर जो ममालिक है उसमें क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की जो 90% कार्गो सप्लाई है वो गैर मुल्की बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती है, यानी कि हमारे पास कोई इतने ज़्यादा जहाज़ नहीं है। हमें जितना कार्गो जो भी एक्सपोर्ट करना है, जो भी इंपोर्ट करना है, 90% हमारा इन्हिसार है गैर मुल्की बहरी जहाज़ों पे, जिसको हम ओन नहीं करते। अब देखिए हम ओन नहीं करते तो उनको पैसे तो देंगे, और हम ये नेकी कर दरिया में डाल नहीं, नेकी कर समंदर में डाल। कितना डाल रहे हैं? सालाना $9 अरब इन बहरी जहाज़ों को हम अदा कर देते हैं। एक और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। अब तो हमने बात की कि शिप इंडस्ट्री, और अब है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। गडानी सबसे मशहूर पाकिस्तान का, सब जाते हैं वहाँ पे पिकनिक मनाने, तो वहीं से थोड़ी दूर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड है। इसकी एक बड़ी सुनहरी तारीख है और माजी में दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड होने का इसको एजाज़ हासिल है। अभी 3 या 4 साल कबल ही दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज यहीं पे ब्रेक होने के लिए आया था, इफ़ यू रिमेंबर इट करेक्टली। लेकिन अब इसकी क्या हालत हो गई है? रैंकिंग पे नजर डालें तो इस वक्त चीन नंबर 1 है शिप ब्रेकिंग में, भारत नंबर 2 है, इसके बाद बांग्लादेश नंबर 3 है, खित्ते से थोड़ा दूर तुर्की नंबर 4 और हम बिल्कुल 5 पे आ गए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? शिप ब्रेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब शिप ब्रेक होता है तो उससे जितना खाम माल निकलता है उसको आप दीगर जो है वो चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे स्टील। उसके लिए आपको माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती आयरन ओर की, और वो स्टील जो है वो रिसाइकल भी हो सकता है। लेकिन हम इसके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके बिल्कुल सामने है। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट चेक, और वो ये कि गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो इस वक्त अब खतरे में है। और आलमी मेयार के मुताबिक, वर्ल्ड रूल्स के मुताबिक ब्रेकिंग यार्ड जो बनाने की डेडलाइन है वो है 25 जून 2025। लेकिन हमारा शिप ब्रेकिंग यार्ड आलमी स्टैंडर्ड नहीं है, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर ऐसी सूरत में जहाज की फरोख्त पर पाबंदी भी लग सकती है। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दैट इज फिशरीज। पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट है। पाकिस्तान की आबी गुजरगाहें इतनी हैं, इतनी ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, अरेबियन सी हमारे पास है, और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं इस फिशरीज में वो $416 मिलियन की हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बाहर 70,000 टन मछली ईरान स्मगल हो जाती है। भारत की बरामदात देख लें इसके बरक्स तो $7.3 अरब है। तो नाजरीन, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। वी वुड हैव लाइक टू टॉक अबाउट द कोस्टल टूरिज्म एज वेल, और किस तरह मालदीव जैसा छोटा सा मुल्क सिर्फ कोस्टल टूरिज्म पे चल रहा है, और हमारी गालिबन 1000 किलोमीटर की कराची से लेकर गवादर तक की कोस्ट लाइन, और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं ये हमने आपको बताया। नाउ ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू सो मच फैसल, बड़ी ही डिटेल में ब्लू इकोनॉमी के बारे में हमने जाना। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, कोमोडोर रिटायर्ड बाबर बिलाल साहब, जो कि डायरेक्टर इंडियन ओशन इंडस्ट्री स्टडी सेंटर हैं, और साथ में वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन टाइम के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्लू इकोनॉमी एक ऐसा ख़जाना है जो कि नज़रों के सामने होते हुए भी तवज्जो से ओझल है। मसाइल का अहाता तो हमने कर डाला है, लेकिन इसका हल है क्या? ब्लू इकोनॉमी से पूरी तरह फ़ायदा उठाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने इस अहम इशू के ऊपर मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम इकोनॉमी तकरीबन सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ ब्लू इकोनॉमी का जो फ़र्क मैरीटाइम इकोनॉमी से है, इसमें हम एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट के, या हमारा जो समुंदर है या समुंदर के रिसोर्सेज हैं, हम उनको इस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें बच जाएँ, या मछली हम इतनी निकालेंगे जितनी मछली सस्टेन कर सकें। सो ये थोड़ा सा बेसिक फ़र्क है जो मैं आप शुरू में बताना चाहता हूँ कि ब्लू इकोनॉमी या मैरीटाइम इकोनॉमी, जब हम लफ्ज़ का ये मतलब है। अब रहेगी बात पाकिस्तान के लिए ब्लू इकोनॉमी। देखें, पाकिस्तान एक मैरीटाइम मुल्क है मेरे नज़दीक। हमारी तकरीबन 91% जो हमारी बरामदात और एक्सपोर्ट्स हैं वो समुंदर के रास्ते होती हैं। हमारा जो लिंक है, चाहे ग्लोबल लिंक, वो हम समुंदर के रास्ते हैं। हमारी इवन इंटरनेट की जो केबल है वो भी समुंदर के रास्ते पाकिस्तान आती है।
तो पाकिस्तान, ऑल्दो हमारे पास 3 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लेकिन हमारा जो दुनिया से लिंक बनता है वो समुद्र के रास्ते बनता है। अगर हम, और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ रही है, समुद्र हमारा फ्यूचर का फूड सोर्स है। अगर हमने इसको अच्छी तरह प्रिजर्व नहीं किया या हमने इसको अच्छी अपने मुताबिक एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो हम इसका फ़ायदा ना उठाया, तो हम आने वाली नस्लें हमें कर्ज करेंगी। इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक सी ब्लाइंडनेस का इम्पैक्ट आता है कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं या लीडरशिप है, उनको शायद उतना अदराक नहीं है कि जो समुंदर के फ़ायदे उठा सकें। और हमारी जो सेंचुरीज ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि हम ज़मीन से मोहब्बत करते हैं, हमारे लैंड ओरिएंटेड लोग हैं, उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब दुनिया सारी, अगर आप गौर करें हिस्ट्री में देखें कि जहाँ जहाँ जिस मुल्क ने समुंदर के ऊपर काबू किया, जिसने समुंदर को एक्सप्लॉइट किया, वो मुल्क दुनिया में तरक्की करता है और वही सुपर पावर के नाम से गिना जाता है। जो मुल्क ने लैंड की तरफ ध्यान दिया या लैंड के रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ इंसार किया, वो अल्टीमेटली सफ़ाए हस्ती से मिट जाता है। तो हमें इस वक्त जो प्रॉब्लम है, या हमें जो करना चाहिए कि ब्लू इकोनॉमी हमारी नेशनल इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का लिंकेज है, इसको समझना चाहिए और इसके ऊपर एम्फेसिस करना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। कमर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एंड आई गेस नाउ इट्स द टाइम टू शिफ्ट। हमारा नेशनल जो एम्बलम है एग्रीकल्चरल कंट्री, उसको मैरीटाइम कंट्री की तरफ शिफ्ट किया। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। अच्छा, हम अभी फ़िशरीज़ की बात कर रहे थे, और यकीनन पाकिस्तान के समंदरों में बेशकीमत बेशबहा जो ये बायोडाइवर्सिटी है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसी का एक फैक्टर सर, जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत अहमियत के हामिल है। अब मैं स्पेसिफिकली अगर शिप ब्रेकिंग यार्ड की बात करूं, एक वक्त था कि गडानी की मिसालें दुनिया में मिलती थी, अभी बल्कि 4 साल पहले ही दुनिया के जो सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था वो भी ब्रेक होने यहाँ पर आया है। क्या गलत हो रहा है इस वक्त गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के साथ, और इज़ इट एट द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन? देखिए, गडानी शिपयार्ड हमारी एक बड़ी अच्छी तारीख रही है, और ये हमारे तकरीबन 72 जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें से जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, उसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कटलरी, क्रॉकरी, पाइप्स, सिलाई मशीनें, मोटर्स, इवन द सोलर सिस्टम जितने पाकिस्तान में लग रहे हैं, इनमें जो केबल्स लगती हैं वो भी जहाज़ों से उतरी हुई लगती हैं। और फिर जो घरों के लिए हम सरिया या गर्डर्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी गडानी के मटेरियल से बनते हैं। तो ये हमारी बड़ी एक लाइफ लाइन है, जिससे हमें आगे लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। अब हुआ ये है कि दुनिया में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट या क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े सख्त रूल्स बन गए हैं कि आप जहाज़ अगर आप डिसमेंटल करेंगे तो उसका जो वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे। हमारे गडानी का प्रॉब्लम यह है, गडानी की जो बीचेस हैं, आई थिंक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बीच में आती हैं, जिस अगर जहाज़ खुद ब खुद सैंड के ऊपर आ जाता है। और हम अब उसकी जो गवर्नमेंट जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, उसमें उन्होंने कहा जी कि बीचेस के ऊपर पक्के फर्श होने चाहिए, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ का होना चाहिए, उनका इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनके खाने पीने का रहने का इंतजाम होना चाहिए, उनकी नौकरी पक्की होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे क्रिटिकल है वो है उसमें जो हैजर्डस वेस्ट आता है, कोई ऑयल है, कोई कार्गो है, उसका डिस्पोजल सेंटर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली गडानी में इस वक्त वो डिस्पोजल सेंटर अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंट पास में बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने कोई लैंड ईयर मार्क की है कि जी यहाँ पे डिस्पोजल सेंटर बनेगा, लेकिन जब तक डिस्पोजल सेंटर नहीं बनता और अगर ये अगले साल जून तक नहीं बन पाता, तो पाकिस्तान की जो ये इंडस्ट्री है इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन आपके ऊपर पाबंदी लगा देगी कि वो अपना कोई जहाज़ पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। और ये जो पाबंदियां एक अगर लगाता है तो ये ग्लोबल पाबंदी लग जाती है। अगर पाकिस्तान को जब कोई जहाज़ बेचेगा नहीं तो आपकी रॉ मटेरियल तो पुराने जहाज़ हैं, ओल्ड शिप्स हैं, वो पाकिस्तान आ नहीं पाएंगे, तो आपकी इंडस्ट्री की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल कमोडोर बाबर साहब, थैंक यू सो मच, और आपने बहुत अहम नुक्ते उठाए हैं। हम फ्यूचर में भी इस पर आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे क्योंकि बॉबे के, लेकिन फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अच्छा, अब हम आपको ये बता दें
ये कहानियाँ हैं जो बोलती हैं और कहानियाँ जो महसूस होती हैं। तल्ख माशरे में इंसानी वजूद को बाकी रखने की जुस्तजू कभी आसान नहीं थी। हालात और ख्यालात ने इंसान को हमेशा मुश्किल तरीन फैसलों पर मजबूर किया और कॉम्प्रोमाइज़ ही शायद ज़िंदगी का दूसरा नाम है। बोल एंटरटेनमेंट की सीरीज बोल कहानी दुनिया भर में बेहद पसंद की जा रही है। बोल कहानी की पिछली कई एपिसोड्स मकबूलियत के बाद आज जो नशर की जाने वाली कहानी है वो यकीनन सहर तारी कर देगी। वो जो मेरा साया हो, रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर ऑन एयर होगा। आज के शो से फिलहाल इतना ही, और इस खबर के साथ हम आपसे अल्लाह हाफिज कह रहे हैं कि 6 खिलाड़ी आउट हो गए इंग्लैंड के और पाकिस्तान एक मशहूर विक्ट्री के बिल्कुल ब्रिंक पे आ गया है। मिठाई तो आएगी मंडे को, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।